जय हिंद दोस्तों, दीपांजलि एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, हम हिंदी साहित्य के विगत परीक्षाओं में पूछे गए जो क्वेश्चन पेपर हैं उस श्रृंखला को लेकर के चल रहे हैं, जिसमें हम पहली वीडियो में 50 क्वेश्चन तक घटना चक्र के 50 क्वेश्चनों की बात कर चुके थे। आज हम अगले क्वेश्चनों की ओर बढ़ेंगे। तो आइए दोस्तों, बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं अपना सेशन। आज हमारा सेशन शुरू होगा 51 क्वेश्चन से। देख लेते हैं। क्वेश्चन है योग वासिष्ठ या भाषा योग वासिष्ठ भी इसका नाम है के लेखक हैं। इसमें पूछा गया है कि जो भाषा योग वासिष्ठ ग्रंथ है उसके लेखक कौन हैं। तो दोस्तों, इस ग्रंथ के लेखक हैं राम प्रसाद निरंजनी जी। ऑप्शन इसका बी सही होगा। और इसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी गद्य साहित्य का प्रौढ़ ग्रंथ माना है कि हिंदी साहित्य जो परिमार्जित रूप में मिलती है वह इसी ग्रंथ में मिलती है। आइए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, खड़ी बोली की पहली रचना है। खड़ी बोली की पहली रचना कौन सी है? तो खड़ी बोली की जो पहली रचना मानी जाती है वह नासिकेतु पाख्यान को माना जाता है। इसके आधार पर अलग अलग विद्वान अलग अलग मानते हैं। जैसे कि आचार्य शुक्ल जी की अगर बात करें तो खड़ी बोली गद्य में शुक्ल जी चंद छंद वर्णन की महिमा को गंग कवि के द्वारा लिखी गई है उसको मानते हैं। और यहाँ पर जो दिया गया है कि खड़ी बोली की पहली रचना है तो वह नासिकेतु पाख्यान है। आइए देख लेते हैं इसकी व्याख्या। जैसा कि मैं पहले कह चुका हूँ कि इसमें विवाद है। केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने अपनी वेबसाइट पर हिंदी का उद्भव शीर्षक के अंतर्गत खड़ी बोली गद्य की पहली पुस्तक 1623 में जटमल कृत गोरा बादल की कथा का उल्लेख किया है। केंद्रीय हिंदी निदेशालय के अनुसार आधुनिक प्रथम गद्यकारों में सदल मिश्र एवं लल्लू लाल दोनों शामिल हैं, जो फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में एक साथ गए थे। वहाँ सदल मिश्र ने 1803 ईस्वी में नासिकेतु पाख्यान की रचना की तथा 1805 में लल्लू लाल द्वारा प्रणीत प्रेम सागर श्रीमद् भागवत पुराण के 10वें स्कंद का खड़ी बोली गद्य रूपांतरण है। प्रेम सागर जो है वह श्रीमद् भागवत पुराण के 10वें स्कंद का खड़ी बोली में रूपांतरण है का प्रकाशन हुआ। अतः आधुनिक गद्यकारों में नासिकेतु पाख्यान खड़ी बोली की पहली रचना है। आधुनिक गद्यकारों में नासिकेतु पाख्यान खड़ी बोली की पहली रचना है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवन चयन बोर्ड ने अपनी प्रारंभिक उत्तर कुंजी में इस प्रश्न का विकल्प ए माना था, किंतु संशोधित उत्तर कुंजी में इसको बी कर दिया गया है। तो आप इसे ध्यान में रखिएगा। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि खड़ी बोली की जो पहली रचना के विषय में काफ़ी विवाद है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, खड़ी बोली में जो खड़ी शब्द है उसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? खड़ी बोली में जो खड़ी है उसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो इसका उत्तर है सदल मिश्र ने। खड़ी बोली में जो खड़ी है उसका सर्वप्रथम प्रयोग सदल मिश्र ने किया था। खड़ी बोली के लिए अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग नाम दिए हैं, तो उसी की बात यहाँ पर की गई। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। नरेंद्र कोहली ने अपनी पुस्तक व्यंग गाथा में लिखा है कि लल्लू लाल जी ने खड़ी बोली में गद्य का लेखन किया। फोर्ट विलियम कॉलेज में ही खड़ी बोली का नामकरण हुआ। खड़ी बोली के नामकरण का श्रेय गिलक्राइस्ट एवं सदल मिश्र को दिया जाता है। 1803 ईस्वी में खड़ी बोली
का प्रयोग भाषा के रूप में पहली बार हुआ। तो खड़ी बोली जो शब्द है उसका प्रयोग 1803 ईस्वी में पहली बार किया गया और इसके प्रयोग करने का जो श्रेय है वह गिलक्राइस्ट और सदल मिश्र को जाता है। इसे आप ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, खड़ी बोली का पहला प्रयोग किसके द्वारा किया गया? क्वेश्चन है खड़ी बोली का पहला प्रयोग किसके द्वारा किया गया? तो इसका आंसर है जॉन गिलक्राइस्ट के द्वारा। खड़ी बोली शब्द का जो प्रथम प्रयोग किया गया था जॉन गिलक्राइस्ट के द्वारा किया गया था। यह GIC प्रवक्ता परीक्षा 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। आगे देखते हैं, आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास में राजा द्वय के नाम से विख्यात थे। हिंदी साहित्य में जब खड़ी बोली या हिंदी साहित्य के विकास की बात आती है वहाँ पर दो राजाओं की चर्चा की जाती है। एक राजा हैं राजा लक्ष्मण सिंह और दूसरे हैं राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सही सी, राजा लक्ष्मण सिंह और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। फारसी पढ़े लिखे लोगों ने जनभाषा को फारसी शब्दों से बोझिल कर दिया। इस खेमे का नेतृत्व कर रहे थे राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। यानी कि राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ऐसी खड़ी बोली के समर्थक थे जिसमें अरबी फारसी के शब्द अधिक थे। वहीं पर इसकी प्रतिक्रिया में कुछ लोगों ने भाषा में संस्कृत शब्दों की भरमार कर दी। इस वर्ग के नेता थे राजा लक्ष्मण सिंह। राजा द्वय की प्रतिद्वंदिता भारतेंदु के उदय काल तक चलती रही। यानी कि राजा लक्ष्मण सिंह खड़ी बोली में तत्सम शब्दों को ज़्यादा तवज्जो देते थे, जबकि राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद खड़ी बोली में अरबी फारसी के शब्दों को ज़्यादा महत्व देते थे। अगला क्वेश्चन है, हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं। हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है? तो हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं लल्लू लाल। ध्यान में इसे रखिएगा, हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं लल्लू लाल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों ये थे हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित जो क्वेश्चन थे उनको हम देख लिए हैं। अब आज से हम शुरू करते हैं आदिकालीन साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियों से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं विगत परीक्षाओं में, उनको देखेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। आदिकालीन साहित्य की जो प्रवृत्तियां हैं उनसे जो क्वेश्चन बनाए गए थे उनके विषय में आप देखते हैं। क्वेश्चन 1 है, किस विद्वान ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल नाम दिया? तो यह नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया था। आदिकाल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल कहा था। और अलग अलग विद्वानों ने हिंदी साहित्य के इतिहास में नामकरण को लेकर के विद्वानों के मत अलग अलग हैं। जैसे कि आदिकाल को शुक्ल जी ने वीर गाथा काल कहा, वहीं पर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल कहा। इसी प्रकार से राहुल शंकरताय जी ने सिद्ध सामंत काल कहा। इसी प्रकार से अनेक अलग अलग विद्वानों ने आदिकाल का नामकरण किया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हिंदी साहित्य के विभिन्न विद्वानों ने प्रारंभिक काल का भिन्न भिन्न नामों से वर्गीकरण किया है, जो इस प्रकार से है। अब जो आदिकाल का नाम अनेक विद्वानों के द्वारा अलग अलग दिया गया है उसका विवरण यहाँ पर दिया गया है। तो ग्रियर्सन ने इसे चारण काल कहा है, मिश्र बंधुओं ने प्रारंभिक काल कहा है, और डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने प्रारंभिक काल कहा है। इसी प्रकार से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल कहा है। राहुल शंकरतायन जी ने सिद्ध सामंत काल कहा है। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने बीज वपन काल कहा है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने वीर काल कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल कहा है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने चारण और संधि काल कहा है। ये दो भागों में विभाजित कर देते हैं। पहले प्रथम समय को चारण काल कहते हैं और फिर बाद के समय को संधि काल कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आदिकाल के नामकरण से संबंधित कौन सा युग्म अशुद्ध है? आदिकाल के नामकरण से संबंधित इसमें से कौन सा
युग्म अशुद्ध है। तो इसमें बीज वपन काल जो दिया गया है, बीज वपन काल मिश्र बंधुओं ने नहीं कहा है, जबकि श्याम सुंदर दास ने कहा है। मिश्र बंधुओं ने आदिकाल के लिए प्रारंभिक काल कहा है। सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन जी ने कहा है। संधि एवं चारण काल रामकुमार वर्मा जी ने कहा है। वीर गाथा काल रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। ये सही है, केवल ऑप्शन ए असंगत है, यह सही नहीं है। आगे देखते हैं, हिंदी साहित्य के प्रथम काल को वीर काल किसने कहा? हिंदी साहित्य के प्रथम काल को वीर काल किसने कहा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने हिंदी साहित्य के प्रथम काल को वीर काल कहा है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी के प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल का नाम किसने दिया है? हिंदी के प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल नाम किसने दिया है? तो वीर गाथा काल नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया है। ऑप्शन ए सही होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए सिद्ध सामंत युग किसने कहा? तो सिद्ध सामंत युग राहुल सांकृत्यायन जी ने आदिकाल को कहा है। ऑप्शन डी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आदिकाल को सिद्ध सामंत युग किसने कहा? तो फिर रिपीटेड क्वेश्चन है, राहुल सांकृत्यायन जी ने कहा। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा? फिर वही क्वेश्चन है, अलग अलग एग्जाम में पूछा गया है। तो यह राहुल सांकृत्यायन जी ने कहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आदिकालीन हिंदी साहित्य को सिद्ध सामंत काल कहने वाले विद्वान हैं। तो यह टीजीटी परीक्षा 2001 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसमें भी राहुल सांकृत्यायन जी हैं। देखिए कई परीक्षाओं में एक ही क्वेश्चन पूछा गया है ये अलग अलग एग्जाम, परंतु यही क्वेश्चन अलग अलग एग्जामों में रिपीटेड किया गया है, पूछा गया है, इसे ध्यान में रखिएगा। आइए 10वां क्वेश्चन देखते हैं, आदिकाल को वीर वपन काल नाम किसने दिया है? तो आदिकाल को बीज वपन काल नाम किसने दिया है? तो यह नाम आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने दिया है। ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आदिकाल के लिए बीज वपन काल नामकरण किसने किया? तो यह क्वेश्चन 2013 में पहले पूछा गया था और फिर 2005 में भी वही क्वेश्चन रिपीटेड किया गया है और टीजीटी में पूछा गया था पहले, ये पीजीटी का है। तो आदिकाल के लिए बीज वपन नामकरण आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आदिकाल को बीज वपन काल कहा है? तो यह भी महावीर प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आदिकाल का वीर काल नाम किसने किया है? तो आदिकाल का जो वीर काल नाम दिया है वह विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दिया है। ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदिकाल नाम किसने दिया है? हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदिकाल नाम किसने दिया है? जो जिसको सर्वमान्यता प्राप्त है तो वह है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल को आदिकाल नाम दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नाम आदिकाल का नहीं है? इसमें से आदिकाल का नाम कौन सा नहीं है? तो वीर गाथा काल आचार्य शुक्ल जी ने कहा है, चारण काल गिरियर्सन ने भी कहा है और रामकुमार वर्मा जी ने भी कहा है। सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन जी ने कहा है, जबकि गद्य काल यह वीर गाथा काल का नाम नहीं है, आदिकाल का नाम नहीं है। तो ऑप्शन बी असंगत होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम किसने दिया? आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम किसने दिया? तो आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम मिश्र बंधुओं ने दिया है और शायद आरंभिक काल नाम आदिकाल को गणपत चंद्र गुप्त ने दिया है। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में कुछ आपत्ति थी, देख लेते हैं। उपयुक्त प्रश्न की व्याख्या देखें। इसकी हम अगर व्याख्या देखें तो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने अपनी प्रारंभिक उत्तर कुंजी में इस प्रश्न का उत्तर विकल्प बी दिया था, किंतु संशोधित उत्तर कुंजी में इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया है, चूँकि मिश्र बंधु तथा गणपत चंद्र गुप्त दोनों ने आदिकाल को प्रारंभिक काल माना है
और विकल्प में केवल मिश्रबंधु ही हैं, अतः प्रश्न का उत्तर सही है। तो मिश्रबंधु है, तो अगर इसमें वो दिया नहीं है गणपत चंद्रगुप्त, तो जो ऑप्शन में है वही सही माना जाएगा, क्योंकि दोनों ने कहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट का मिलान सूची सेकंड से कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पर मिलान करना है कि कौन सा इसमें कूट सही होगा। तो इसमें ऑप्शन डी वाला सही है, यानी कि ए का मिलान सेकंड से करेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल कहा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल कहा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल कहा है, तो ये आदिकाल में हो जाएगा। इसके बाद राहुल सांकृत्यायन जी ने सिद्ध सामंत काल कहा है, ये सीधा सही हो जाएगा। मिश्र बंधुओं ने इसे प्रारंभिक काल कहा है, ये इसका हो जाएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल कहा है, तो इसका मैचिंग हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किस साहित्य इतिहासकार ने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी के गद्य साहित्य को गद्य का आविर्भाव, गद्य का प्रवर्तन, गद्य का प्रसार और गद्य की वर्तमान गति नामक खंडों में विभक्त करके विवेचित किया है? साहित्यकारों के नाम दिए गए हैं, इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है और उसमें हिंदी साहित्य को विभाजित किए हैं। तो उन्होंने किस प्रकार से किया है? इनमें से किस साहित्य इतिहासकार ने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी के गद्य साहित्य को गद्य का आविर्भाव, गद्य का प्रवर्तन, गद्य का प्रसार और गद्य की वर्तमान गति नामक खंडों में विभक्त करके विवेचित किया है? तो ऐसा करने वाले इतिहासकार हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास इतिहास ग्रंथ में हिंदी के गद्य साहित्य को इस प्रकार से विभक्ति किया है। गद्य का आविर्भाव सम्मत 1900 से 1925 तक, आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन, प्रथम उत्थान सम्मत 1925 से 1950 तक, गद्य साहित्य का प्रसार, द्वितीय उत्थान 1950 से 1975 तक, विक्रमी सम्मत है ये। गद्य साहित्य की वर्तमान गति, तृतीय उत्थान जिसको कहते हैं, सम्मत 1975 से अब तक के लिए कहा गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बौद्ध धर्म से जुड़े हुए साहित्य की भाषा है, बौद्ध धर्म से जो जुड़ा हुआ साहित्य है उसकी भाषा क्या है? तो बौद्ध धर्म से जुड़े हुए साहित्य की भाषा पाली भाषा में लिखा गया है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। प्राकृत भाषा के विविध रूप हैं, उनमें पाली प्राकृत भाषा के विविध रूप हैं, उनमें पाली प्राकृत का संबंध बौद्ध धर्म से है, बौद्ध धर्म के ग्रंथों से है, और अर्धमागधी का संबंध जैन धर्म के ग्रंथों से है। तो अर्धमागधी का संबंध किससे है? जैन धर्म के ग्रंथों से है। जहाँ बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ वहाँ पाली भाषा पहुँची, और जैन धर्म के साथ अर्धमागधी, यानी कि जहाँ पर जैन धर्म का प्रसार हुआ वहाँ पर अर्धमागधी भाषा का प्रसार हुआ। प्राकृत भाषा को साहित्यिक महत्व पूर्व की तुलना में पश्चिम में अधिक प्राप्त हुआ, और उसमें भी विशेष रूप से महाराष्ट्रीय प्राकृत का प्रधान रूप रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है जिसमें अपभ्रंश से प्रभावित रचना है? तो वह है भारतेश्वर बाहुबली रास, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अपभ्रंश में रास नामक पहली सरसकृति भारतेश्वर बाहुबली रास 1884 ईस्वी की जो रचना है, जिसमें विद्वानों ने रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ घोषित किया है। यह हिंदी का प्रथम रास ग्रंथ माना जाता है। रास परंपरा के जो ग्रंथ लिखे जाते थे संस्कृत में भी लिखे गए हैं और अपभ्रंश में भी लिखे गए हैं और हिंदी में भी लिखे गए हैं। तो यह हिंदी का प्रथम रास ग्रंथ परंपरा का प्रथम ग्रंथ है भारतेश्वर बाहुबली रास, क्योंकि रास काव्य की सभी प्रवृत्तियों के बीज इसमें प्राप्त हो जाते हैं। साथ ही हिंदी साहित्य के ऐतिहासिक विकास की दृष्टि से इस ग्रंथ का महत्व बहुत है। खुमाण रासों के 43 छंद इसमें प्राप्त होते हैं।
इस काव्य के कवि का नाम तो अज्ञात है, परंतु एक स्थल पर दलपति विजय शब्द देखकर आलोचकों ने अनुमान लगा लिया है कि दलपति विजय ही कुमारव्यासो का कवि था। कुमारव्यासो के विषय में कहा गया है कि इसके रचनाकार के विषय में कोई क्लियरिटी नहीं है, परंतु एक जगह पर इसमें खुमार नामक शब्द आया है, उसी के आधार पर इसके रचनाकार को खुमार बताया जाता है। ढोला मारूरा दुहा के कवि कल्लोल हैं। जो ढोला मारूरा दुहा है उसके लेखक है कवि कल्लोल। ढोला मारूरा दुहा अपने मूल रूप में उपलब्ध नहीं है, यह लोक काव्य दोहाबद्ध है। ढोला मारूरा दुहा लोक काव्य है और यह मूल रूप में उपलब्ध नहीं है और यह दोहा में लिखा गया है। मौखिक परंपरा में यह सुना जाता है। मौखिक परंपरा वो होती है दोस्तों जो हमें पूर्वजों के द्वारा लोग एक दूसरे को सुनाते हैं और फिर आने वाली पीढ़ी को सुनाती जाती है। इसी प्रकार से मौखिक रूप से चला आता है, उसका कोई लिखित विवरण नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? तो अपभ्रंश की जो प्रभावित हिंदी रचना है वह कौन सी है इसमें? तो वह है भारतेश्वर बाहुबली रास, जैसे कि हम ऊपर के क्वेश्चन में देख चुके हैं। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 11वीं शताब्दी में रचित लोक भाषा काव्य है। 11वीं शताब्दी में जो लोक भाषा में लिखा गया ग्रंथ है वह कौन सा है? तो वह है ढोला मारूरा दुहा। इसे ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ढोला मारूरा दुहा 11वीं शताब्दी में रचित एक लोक भाषा काव्य है। दुहा घड़ा पुराणम अक्षय पंक्ति इसकी प्राचीनता की ओर संकेत करती है। मूलतः दोहों में रचित इस लोक काव्य को 17वीं शताब्दी में कुशल राय वाचक के द्वारा कुछ चौपाइयाँ जोड़ करके विस्तार दिया गया 17वीं शताब्दी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शालिभद्र सूरी की रचना का नाम है। शालिभद्र सूरी की जो रचना उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है भारतेश्वर बाहुबली रास। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। शालिभद्र सूरी की रचना का नाम भारतेश्वर बाहुबली रास है। मुनि जिन विजय ने इस ग्रंथ को जैन साहित्य की रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना है। जो भारतेश्वर बाहुबली रास है शालिभद्र सूरी का, उसको मुनि जिन विजय ने जैन साहित्य की रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना है। तो मुनि जिन विजय ने भारतेश्वर बाहुबली रास को जैन ग्रंथों की परंपरा का प्रथम रास ग्रंथ माना है, इसे ध्यान रखिएगा। इसकी रचना 1184 ईस्वी में शालिभद्र सूरी ने की थी। ये अपने समय के प्रसिद्ध जैन आचार्य थे। शालिभद्र सूरी जी अच्छे कवि थे। इस ग्रंथ में भारतेश्वर तथा बाहुबली के चरित्र का वर्णन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंच पांडव चरित रास के रचयिता हैं। तो पंच पांडव चरित रास के रचयिता हैं शालिभद्र सूरी। ऑप्शन नंबर ए सही है। पंच पांडव चरित रास के रचयिता शालिभद्र सूरी नामक प्रसिद्ध जैन आचार्य एवं उच्च कोटि के कवि हैं। भारतेश्वर बाहुबली रास नामक ग्रंथ इनकी एक अन्य प्रसिद्ध रचना है, जिसे रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। अगला क्वेश्चन है। अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख किसने किया है? अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख किसने किया है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पतंजलि ने किया है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख महाभाष्यकार पतंजलि ने किया, जिससे पता चलता है कि संस्कृत या साधु शब्द के लोक प्रचलित विविध रूप अपभ्रंश कहलाते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अवहट्ट भाषा से तात्पर्य है। अवहट्ट भाषा किसे कहते हैं? तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, ग्रामीण अपभ्रंश को अवहट्ट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखते हैं। अवहट्ट अपभ्रंश शब्द का विकृत रूप है। इसे अपभ्रंश या परवर्ती अपभ्रंश कह सकते हैं। अवहट्ट अपभ्रंश आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बीच की संक्रांतिकालीन भाषा है। इसका कालखंड 900 ईस्वी से 1100 ईस्वी तक निर्धारित किया जाता है।
अपभ्रंश और पुरानी हिंदी यानी कि ग्रामीण अपभ्रंश के बीच की कड़ी माना जाता है। अवहट्ट भाषा के प्रमुख रचनाकार हैं अब्दुर्रहमान या अबुल रहमान, जिन्होंने संदेश राशक लिखा है, दामोदर पंडित जिसे उक्ति व्यक्ति प्रकरण लिखा है, और ज्योतिरीश्वर ठाकुर जिन्होंने वर्ण रत्नाकर लिखा है, और विद्यापति जिन्होंने कीर्तिलता नामक ग्रंथों को इसी अपभ्रंश में, जिसे अवहट्ट कहते हैं, में लिखा है। दोस्तों, अवहट्ट जो भाषा है उसको अपभ्रंश और जो आधुनिक हिंदी है इसके बीच की कड़ी माना जाता है। जैसे कि पहले होता है भाषाओं के विकास क्रम में, अगर हिंदी साहित्य में देखा जाए तो पहले है वैदिक कालीन संस्कृत, फिर लौकिक संस्कृत आती है, फिर पाली आती है, फिर प्राकृत आती है, फिर अपभ्रंश, और फिर अवहट्ट, और इसके बाद आधुनिक हिंदी आती है। तो इसी अवहट्ट को कुछ विद्वानों ने पुरानी हिंदी भी कहा है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 27। क्वेश्चन 27 है, अवहट्ट में शिक्षा शब्द के लिए कौन सा रूप मिलता है? अवहट्ट में शिक्षा शब्द के लिए कौन सा रूप मिलता है? तो अवहट्ट में शिक्षा शब्द के लिए शिक्षा शब्द रूप मिलता है। इसके पूछ भी लिए जाते हैं कि इसका मतलब क्या है, तो शिक्षा का मतलब शिक्षा है। शब्दों के अर्थ भी पूछ लिए जाते हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अपभ्रंश के परवर्ती रूप को अवहट्ट नाम दिया गया। अवहट्ट में शिक्षा शब्द के लिए शिक्षा रूप मिलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अधिकांश साहित्य इतिहासकारों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि हैं। हिंदी के प्रथम कवि कौन हैं? तो अधिकांश जो साहित्यकार मानते हैं वो सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। और राहुल शंकरतायन जी ने हिंदी काव्यधारा जो आदिकालीन ग्रंथ लिखा है, इतिहास ग्रंथ है उनका, उसमें हिंदी के प्रथम कवि सरहपाद को ही मानते हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अधिकांश साहित्य इतिहासकारों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि का नाम सरहपाद है। राहुल शंकरतायन ने 7वीं शताब्दी ईस्वी के सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि माना है। उनका मूल नाम राहुल भद्र था और उनके सरहपा सरोज वज्र पद्म तथा पद्मवज्र नाम भी मिलते हैं। वे बौद्ध धर्म की वज्रयान और सहजयान के प्रवर्तक हैं तथा 84 सिद्धों में से एक हैं। उनकी कविता में अपभ्रंश का साहित्यिक रूप छूट गया है तथा बोलचाल की भाषा जो आरंभिक हिंदी है प्रयुक्त हुई है। सरहपाद की रचनाओं का संपादन राहुल शंकरतायन ने दोहा कोश नाम से किया है। तो सरहपाद की रचनाओं का संपादन राहुल शंकरतायन जी ने दोहा कोश नाम से किया है। ये 84 सिद्धों में से एक हैं और ये बौद्ध धर्म की वज्रयान और सहजयान शाखा के प्रवर्तक भी माने जाते हैं। आगे देखते हैं। डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना है। तो गणपत चंद्र गुप्त ने शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। तो राम कुमार वर्मा स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। इन पॉइंटों को आप ध्यान में रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी के किस इतिहासकार के मतानुसार शालिभद्र सूरी हिंदी के प्रथम कवि हैं? तो यह है गणपत चंद्र गुप्त ने शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना है, जबकि स्वयंभू को राम कुमार वर्मा ने हिंदी का प्रथम कवि माना है। सिद्धों का प्रथम कवि कौन है? तो सिद्धों में प्रथम कवि सरहपाद है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे देखते हैं। सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि माना है, तो यह किसने माना है? तो ये माना है राहुल शंकरतायन ने। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राहुल जी ने हिंदी भाषा का प्रथम कवि किसे स्वीकार किया है? तो राहुल शंकरतायन जी ने हिंदी भाषा का प्रथम कवि सरहपा को स्वीकार किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी का प्रथम कवि कौन है? तो हिंदी का प्रथम कवि सरहपा को सर्वसम्मति से माना जाता है, जबकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने महाकवि अगर कहा जाए तो हिंदी का प्रथम महाकवि चंद्रवरदाई को मानते हैं और उनके द्वारा जो रचित पृथ्वीराज रासो है उसको हिंदी का प्रथम महाकाव्य मानते हैं। आगे देखते हैं। स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है, तो स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि राम कुमार वर्मा ने माना है। ऑप्शन ए सही होगा। स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि राम कुमार वर्मा ने माना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सहजयान के प्रवर्तक हैं। तो सहजयान के प्रवर्तक या वज्रयान के प्रवर्तक
सरहपाद को माना जाता। ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपभ्रंश को क्या कहा है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपभ्रंश को क्या कहा है? तो उन्होंने पुरानी हिंदी कहा है अपभ्रंश को। आगे देखते हैं, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपभ्रंश और हिंदी के संबंध में यह मत व्यक्त किया है। वो क्या कहते हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है, इस प्रकार 10वीं से 14वीं शताब्दी का काल, जिसे हिंदी का आदिकाल कहते हैं, भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश का ही बढ़ावा है। इसी अपभ्रंश के बढ़ाव को कुछ लोग उत्तरकालीन अपभ्रंश कहते हैं और कुछ लोग पुरानी हिंदी। 12वीं शताब्दी तक निश्चित रूप से अपभ्रंश भाषा ही पुरानी हिंदी के रूप में चलती थी, यद्यपि उसमें नए तत्सम शब्दों का आगमन शुरू हो गया था। इस प्रकार वे अपभ्रंश यानी शुक्ल जी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इस प्रकार से अपभ्रंश को हिंदी से अलग रखना चाहते हैं। फिर भी उन्होंने अपभ्रंश के उत्तरकालीन साहित्य को आदिकाल की सामग्री मानकर उसका विवेचन किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पुरानी हिंदी को ही प्राकृताभास हिंदी या अपभ्रंश कहा है। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 10वीं से 14वीं शताब्दी के साहित्य को किस विद्वान ने आदिकाल के अंतर्गत रखा है? तो अभी हमने पढ़ा कि 10वीं से लेकर के 14वीं शताब्दी तक को आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश का ही बढ़ावा रहा है। तो 10वीं से 14वीं शताब्दी के साहित्य को आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी आदिकाल के अंतर्गत रखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पुरानी हिंदी नामकरण किसने किया? तो पुरानी हिंदी नामकरण सर्वप्रथम चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने किया था। ऑप्शन बी सही होगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी पहले विद्वान हैं जिन्होंने स्पष्ट शब्दों में यह घोषणा की थी कि उत्तर अपभ्रंश ही पुरानी हिंदी है। उन्होंने राजा मुंज को पुरानी हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गुलेरी जी के लेख के आधार पर अपने इतिहास में आदिकाल के अंतर्गत उत्तर अपभ्रंश की रचनाओं को यह मानते हुए भी स्थान दिया कि उनके आधार पर उस काल की कोई विशेष प्रवृत्ति निर्धारित नहीं की जा सकती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किसको पुरानी हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है? तो गुलेरी जी ने हिंदी का प्रथम कवि किसको स्वीकार किए हैं? तो गुलेरी जी ने हिंदी का प्रथम कवि राजा मुंज को स्वीकार किया है। आगे देखते हैं, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? तो अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू को कहा जाता है, जिन्होंने स्वयंभू छंद और पौमचर्यू लिखा है। पौमचर्यू में स्वयंभू ने राम के चरित्र को बुद्ध की दृष्टि से दिखाया, बौद्ध धर्म की दृष्टि से उसको दिखाने का प्रयास किए हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। स्वयंभू देव 8वीं शताब्दी में निर्विवाद रूप से अपभ्रंश के सर्वश्रेष्ठ कवि माने गए हैं। स्वयंभू देव उनका नाम था, स्वयंभू के नाम से जाने जाते हैं। पौमचर्यू 5 कांड हैं। पौमचर्यू में कितने कांड हैं? 5 कांड हैं और 83 संधियों यानी सर्गों वाला विशाल महाकाव्य है। यह अपभ्रंश का आदि काव्य माना गया है। अतः स्वयंभू को अपभ्रंश का प्रथम महाकवि, अपभ्रंश का वाल्मीकि इत्यादि कहा जाता है। जैसे कि संस्कृत में आदिकवि वाल्मीकि हैं, प्रथम संस्कृत ग्रंथ माना जाता है वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी में से किस कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? तो हिंदी में स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन है? तो अपभ्रंश के प्रथम महाकवि अभी हमने देखा स्वयंभू हैं। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वयंभू की कृति का क्या नाम है? तो स्वयंभू की कृति का नाम पौमचर्यू है। ऑप्शन डी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पौमचर्यू किसकी रचना है? तो जैसा कि अभी हमने देखा यह स्वयंभू की रचना है। ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस ग्रंथ में लिखा है कि अग्नि परीक्षा के बाद सीता जैन धर्म में दीक्षित हो जाती हैं? सॉरी, मैंने बौद्ध बोल दिया था, बौद्ध धर्म की न करके राम कथा को जैन धर्म के अनुसार दिखाया गया है।
तो इसमें जो पौमचर्यु है उसमें दिखाया गया है कि सीता अग्नि परीक्षा के बाद वह जैन धर्म स्वीकार कर लेती हैं। ये ऑप्शन डी सही होगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। पौमचर्यु स्वयंभूकृत चरित काव्य है। पौमचर्यु स्वयंभूकृत चरित काव्य है। यह 5 कांडों में विभक्त है। विद्याधर कांड, अयोध्या कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड और उत्तर कांड। देखिए इसके कांडों के नाम भी दिया है। पहले कांड का नाम है विद्याधर कांड, दूसरा है अयोध्या कांड, तीसरा है सुंदर कांड, चौथा है युद्ध कांड और 5वां है उत्तर कांड। स्वयंभू ने नारी के प्रति व्यवहार का वर्णन इस काव्य में किया है। नारी के प्रति पुरुष का दृष्टिकोण उस युग में कैसा था, यह काव्य में वर्णित अग्नि परीक्षा वाले प्रसंग से स्पष्ट हो जाता है। लंका विजय के पश्चात सीता को पुष्पक विमान पर चढ़ाकर कौशल नगरी लाया जाता है। सीता के आगमन का एक और भव्य वातावरण और दूसरी ओर उस वातावरण में राम का ओछा व्यवहार। अग्नि परीक्षा से पूर्व सीता राम से कहती है कि आज मैं अपनी सतीत्व की पताका फहराऊंगी। आग यदि समर्थ हो तो मुझे जलाए। जब मेरा मन शुद्ध है तो इस दिव्य शक्ति का क्या होगा। इस ग्रंथ में वर्णन है कि अग्नि परीक्षा के बाद सीता जैन धर्म में दीक्षित हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा ग्रंथ लौकिक चरित काव्य है। लौकिक चरित काव्य कौन सा ग्रंथ है, तो वह ग्रंथ है भविष्यत कहा। भविष्यत कहा यह धनपाल की रचना है। तो यह इसमें लौकिक चरित्र का वर्णन किया गया है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। लोकप्रिय व्यक्तियों के चरित्र पर आधारित काव्य के अतिरिक्त कई ऐसे चरित्र भी रचे गए जिनमें कथानायक या तो काल्पनिक होता है अथवा किसी लोक कथा से लिया जाता है। इस श्रेणी में धनपाल द्वारा रचित भविष्यत कहा का मतलब भविष्यत कहा एक ग्रंथ है। तो भविष्यत कहा की जो विषय वस्तु है वह कोई राजा, कोई योगी ना होकर के एक सामान्य जनमानस को लेकर के लिखा गया है। यह लोक काव्य है। अगला क्वेश्चन, अपभ्रंश का भवभूति किसे माना जाता है। तो अपभ्रंश का भवभूति, जैसे कि अभी हमने वाल्मीकि देखा, तो अपभ्रंश का जो भवभूति है वह पुष्पदंत को कहा जाता है। ऑप्शन बी सही होगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अपभ्रंश का भवभूति पुष्पदंत को माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना पुष्पदंत की नहीं है। तो इसमें से कौन सी रचना पुष्पदंत की नहीं है, तो वह पौमचर्यु नहीं है। पौमचर्यु ये स्वयंभू की रचना है, जबकि महापुराण, जसहरचर्यु और जयकुमारचर्यु ये तीनों पुष्पदंत की रचना है। महापुराण, जसहरचर्यु और जयकुमारचर्यु, जबकि पौमचर्यु स्वयंभू की रचना है। आगे देखते हैं, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। पौमचर्यु पुष्पदंत की रचना नहीं बल्कि कवि स्वयंभू की रचना है। इनकी 2 अन्य रचनाएं ऋठडेमीचर्यु तथा स्वयंभू छंद है। किसकी? स्वयंभू की। स्वयंभू की एक रचना है ऋठडेमीचर्यु और स्वयंभू छंद। पुष्पदंत की 3 रचनाएं मिलती हैं। पुष्पदंत की 3 रचनाएं कौन कौन सी हैं? महापुराण, जयकुमारचर्यु और जसहरचर्यु। अगला क्वेश्चन है, कौन सी रचना स्वयंभू कवि की नहीं है। इसमें कौन सी रचना स्वयंभू की नहीं है, तो वह महापुराण नहीं है। यह महापुराण किसकी है? पुष्पदंत की है। जबकि पौमचर्यु, स्वयंभू छंद और ऋठडेमीचर्यु ये तीनों रचनाएं स्वयंभू की हैं। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। ये हमारे वीडियो का आखिरी क्वेश्चन होगा। खड़ी बोली में सबसे पहले काव्य सृजन करने वाले कवि हैं। खड़ी बोली में सबसे पहले काव्य सृजन करने वाले व्यक्ति हैं, तो वह कौन है? वह अमीर खुसरो हैं। अमीर खुसरो खड़ी बोली में सबसे पहले रचना करते हैं। इसकी व्याख्या देखते लेते हैं। खड़ी बोली में सबसे पहले काव्य सृजन करने वाले कवि अमीर खुसरो। इस भाषा का नाम हिंदवी से उल्लेख सबसे पहले इन्हीं की रचनाओं में मिलता है। हालांकि वे फारसी के भी अपने समय के सबसे बड़े भारतीय कवि थे। तो ये खड़ी बोली के भी थे और फारसी के भी थे। मुकरी लिखने का सर्वप्रथम प्रयास इन्होंने ही किया था। जो मुकरियाँ लिखी जाती हैं, भारतीय जी ने भी आगे चल कर के मुकरियाँ लिखी है, तो इन्होंने ही सर्वप्रथम
प्रयास किया था। अमीर खुसरो की प्रसिद्ध रचनाएं हैं खालिक बारी, पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो सुखने, गज़ल इत्यादि। तो ये सभी अमीर खुसरो की रचनाएं हैं। तो दोस्तों ये थे 50 क्वेश्चन आज के वीडियो में। अगले बाकी क्वेश्चन हम फिर से अन्य वीडियो पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि यह जो वीडियो व्याख्यान रहा आप इससे लाभान्वित अवश्य होंगे। दोस्तों लास्ट में आपसे एक गुजारिश है कि इसी प्रकार से अन्य वीडियो और इसी प्रकार से व्याख्याएं देखने के लिए इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और इसी प्रकार से हम क्रमशः एक एक करके संपूर्ण वीडियो उपलब्ध कराते रहेंगे। पूरा साल पेपर इसी प्रकार से उपलब्ध कराएंगे। साथ ही साथ जो परीक्षाओं में लगी हुई रचनाएं हैं, टेक्स्ट बुक हैं, कविताओं की व्याख्या है, साथ ही साथ उपन्यासों, निबंधों, कहानियों की जो महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी, उन पर भी हम बातचीत करते हैं। और इसी प्रकार से यह प्रयास अनवरत रूप से जारी रहेगा। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आप इससे लाभान्वित होते रहेंगे। तो आज यहीं तक, इसके बाद फिर अगला हम सेशन लेकर के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।